नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के हम एडजुडिकेशन के बारे में, एडजुडिकेशन अथॉरिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। एडजुडिकेशन मतलब न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई। अगर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और उसके ऊपर ये शक है डायरेक्टर को कि उसके पास जो पैसा है वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता है, तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि उसकी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर शक है प्रोविजनली भी अटैच कर ली जाती है। और फिर हमने वहाँ 3, 4, 5 में ये देखा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी होती है प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद। तो यहाँ हम ये देखेंगे पहले कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का लिटरल मीनिंग क्या है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से सेक्शंस हैं, ये सब हम सीखेंगे प्यारे बच्चों। सेक्शन 3, 4, 5 लास्ट सेशन में किया था। आज के इस सेशन में सेक्शन 6 और सेक्शन 8 को मेनली हम करने वाले हैं। 3, 4, 5 पर आपने अच्छे से पकड़ हासिल करनी है। 3, 4, 5 ठीक है, मेन सेक्शंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, जिसके बिना आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एग्ज़ाम में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के नहीं जाते तो सॉल्व कर उस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आज के इस सेशन में सेक्शन 6 और सेक्शन 8 को पहले करेंगे और उसको समझते हुए 3, 4, 5 की अगर आपका कोई पॉइंट रह गया है, कमज़ोर रह गया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818050252 पर संपर्क करें और मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। और अगर नहीं डाउट है, जितना मैंने 3, 4, 5 पढ़ाया है आपको उतना समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 3, 4, 5 को मैं जब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ख़त्म करूंगा तो जब मैं चैप्टर की रिवीजन करवाता हूं तो उसमें भी जिक्र करूंगा। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सवाल जवाब हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसमें भी हम 3, 4, 5 का जिक्र काफ़ी बार करेंगे। तो अगर वो सेशन अगर किसी ने नहीं किया है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर किया है, थोड़ा कम समझ में आया है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में सेक्शन 6 और सेक्शन 8 से हम शुरुआत करेंगे। शाबाश, भगवान को याद करिए बेटा, ठीक है, और ज़िंदगी में कुछ करने का, ठीक है, कैपेसिटी जनरेट कीजिए बेटा। शाबाश, आपके पास एक गॉड गिफ्ट है, गॉड भगवान का दिया हुआ एक बहुत ज़बरदस्त टूल है आपके पास, आपका दिमाग। ये मिराकल कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। आप मेरी बात पे यकीन करिए कि आप सबके पास, हम सबके पास इतनी कैपेसिटी है कि हम बड़े अच्छे अच्छे काम, बहुत बड़े बड़े काम ज़िंदगी में कर सकते हैं और अपने अपने परिवार के, अपने समाज की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में सच्ची खुशी लेनी है तो हम हर काम खुशी लेने के लिए वैसे करते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी में सच्ची खुशी कैसे मिलती है? जब हम दूसरों की काम आते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करते हैं, किसी नीडी की हम मदद करते हैं, तो हमें अंदर शांति का एहसास होता है, सुकून हमें मिलता है। लेकिन यहाँ बात इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरों की मदद हम तब कर पाते हैं जब हम किसी लायक होते हैं। तो पहले हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और फिर हम जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो हम दूसरों की भी मदद करें। यही ज़िंदगी का सार है, यही ज़िंदगी की सच्ची खुशी है। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन दैट ओनली। तो आइए दोस्तों, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 की शुरुआत करें। अपनी कैपेसिटी पे कभी डाउट ना क्रिएट करें आप बेटा, है ना। कभी आपके पास, जब आप खुद पे शक करेंगे, अपनी इमेज आपकी माइंड में अच्छी नहीं होगी। आप भगवान का शुक्र करें कि जैसा भगवान ने आपको बनाया है वो बहुत अच्छे हो आप, और आप सच में, आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि जो काम आप शुरुआत कर चुके हो, ठीक है, शाबाश। बढ़िया लोग काम को शुरू करते हैं और महान लोग काम को ख़त्म करते हैं। तो काम को शुरुआत करना, और बहुत सारे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपने पढ़ाई शुरू तो करी है। तो पढ़ाई शुरू करते ही आप दुनिया 90% क्राउड से ऊपर उठ चुके हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त बात है।
जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको इस लेवल पे पढ़ना है तो 90% लोगों से तो ऑलरेडी आप ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो 3% लोग ऐसे होते हैं जो हाईली सक्सेस अचीव करते हैं, जो काम को फिनिश करते हैं। अब फिनिशर बनना है आपको, ठीक है। काम शुरू कर चुके हो, काम को ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि रिजल्ट लेकर आना है हमें। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 6 और सेक्शन 8 की बात हम करेंगे आज के इस शुरुआत के लेक्चर्स में, और सेक्शन 6 और सेक्शन 8 को ख़त्म करने के बाद फिर हम कुछ और देखेंगे कि हमें आज के इस क्लास में क्या करना है। लेकिन पहले 3, 4, 5 को करने के पहले सेक्शन 6 करेंगे और सेक्शन 8 करेंगे, और दोनों ही सेक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए कर रहे हैं। शाबाश बेटा। तो मैं यहाँ पर सेक्शन 6 को स्क्रीन पर आपके सामने रखूँगा। तो सेक्शन 6 में हम क्या पढ़ेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है। सेक्शन 6 ऑफ एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा ऑफिसर जो किसी झगड़े का निपटारा कर सकता है, who can resolve any dispute, ठीक है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है और जो झगड़े का निपटारा कर सकता है, न्यायिक प्रक्रिया से के द्वारा झगड़े को निपटा सकता है। आप कह सकते हैं कि एक जज। सेक्शन 6 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो कानूनी कार्रवाई होगी, जिसको आप एडजुडिकेशन कहते हैं, उसके लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कौन अपॉइंट करेगा? तो कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो दो क्वेश्चंस का जवाब मिलता है कि कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। कौन करेगा? क्योंकि प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद, लास्ट सेशन में आपने देखा कि प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस जाता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कौन? सबसे पहले हमें ये सीखा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कौन। न्यायिक जो कानूनी जो जुडिशियल ऑफिसर है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ऑर्डर देने की पावर है, उसको हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है ये बात समझ में आई। कौन अपॉइंट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है। कैसे करेगा? बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। 1 और मोर पर्सन। अब सवाल है कि कितने करेगा? तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कितने करेगा जी? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। 1 और मोर पर्सन्स। अब सवाल उठता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी कॉन्फर्ड अंडर द एक्ट। यानी जो भी पर्सन, जो भी ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट होगा, जिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जुरिस्डिक्शन है, यानी पावर टू एंटरटेन अ केस है, अथॉरिटी है, ऑर्डर देने की पावर है, वो कौन माइका लाल हो सकता है? वो नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। से सेक्शन 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप इसे एक बारी नोट कर लेंगे। शाबाश। और इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 6 की लैंग्वेज आपके पास यहाँ दी हुई है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। मैं आपके लिए एक बारी आराम से पढ़ देता हूँ, लेक्चर को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और सेक्शन 6 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन 1 और मोर पर्सन्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन और अंडर द एक्ट। एडजुडिकेशन। अब न्यायिक प्रक्रिया जो चलेगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी, आइए उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पाले में गेंद कब आती है। भाई या तो कोई शिकायत करेगा या एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच होगी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम शुरू होगा। आप सेक्शन 8 को ध्यान से पहला जो इसका सेक्शन 8 की शुरुआत है, आइए ध्यान से, जो मैंने देखिए हाईलाइट किया है, इन सेंटेंसेस को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट मैंने किया है। सेक्शन 8 डीलिंग विद द एडजुडिकेशन प्रोवाइड्स दैट
ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डायरेक्टर से शिकायत मिलेगी, सेक्शन 8 डीलिंग विद द एडजुडिकेशन provides that on receipt of a complaint from director, जब डायरेक्टर कंप्लेंट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैचेस एनी प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिसर को, डायरेक्टर को ये शक है कि किसी आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से ड्राइव्ड की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त की गई है, तो वो प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है। यानी एडजुडिकेटिंग डिसाइड करेगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेशन के थ्रू ये डिसाइड करेगा कि वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई है या नहीं। तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन उसके पास कोई शिकायत आएगी, शिकायत कहाँ से आएगी? डायरेक्टर से आएगी या किसी ऐसे ऑफिसर से आएगी जिसने एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है। मैं एक बारी दोबारा से सेक्शन 8 की शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, अमूल के मक्खन की तरह आपने बात को सुनना और समझना है। सेक्शन 8 डीलिंग विद द एडजुडिकेशन प्रोवाइड्स दैट द ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट फ्रॉम डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर who provisionally attaches any property or an application made by such officer for retention of seized record or property, ठीक है, or an application made by such officer for retention of seized record or property। भाई कोई ऑफिसर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिसने किसी डॉक्यूमेंट को सीज किया है, किसी रिकॉर्ड को सीज किया है, किसी प्रॉपर्टी को सीज किया है, और फर्दर इंक्वायरी के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसे अपने पास उसकी पोजीशन को रिटेन करना चाहता है, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फैसला, इसका ऑर्डर देने के लिए कहेगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे का मतलब होता है कि उसकी चॉइस है, डिस्क्रिशन है। मे का मतलब क्या है? चॉइस है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि कोई पर्सन, किसी पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days ऑन सच पर्सन। जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को शिकायत मिलेगी तो वो बात सुनेगा ऑफिसर की, डायरेक्टर की, जिसने प्रॉपर्टी सीज की है, जो किसी डॉक्यूमेंट को, प्रॉपर्टी को रिटेन करना चाहता है, वो उसकी बात सुनेगा, और उसकी बात सुनने पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करेगा? अब उस कंसर्न्ड पर्सन के ऊपर एक नोटिस देगा, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days, 30 दिन से कम 30 दिन, नॉट लेस देन 30 days ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ हिज इनकम, ठीक है। और जो एक्यूज्ड है उसके अंदर उसको कम से कम 30 दिन का नोटिस देगा। भाई 30 दिन के अंदर ये बता कि तेरे इनकम का क्या सोर्स है, तेरे पास ये पैसा है, जो तेरे अकाउंट में पैसा आया है, जो तेरे पास, जो तेरे नाम ये प्रॉपर्टी है, तो ये तेरे पास कहाँ से आई है, तू कहाँ से लेकर आया, तेरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, तू कहाँ से पैसा कमाता है, तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग और एसेट्स आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अटैच्ड और सीज्ड। यानी जिस प्रॉपर्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सीज किया गया है, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू। तो आप हमें 30 दिन के अंदर ये बताइए कि ये प्रॉपर्टी आप कहाँ से लाए, कहाँ से आपने पैसा कमाया। द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज and other relevant information and particulars and show cause why all or any of such property should not be declared to be properties involved in money laundering and confiscated by the central government। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्यूज्ड पर्सन को एक नोटिस देगा कि भाई आप हमें ये बताएं, आप हमें ये कुछ ऐसा एविडेंस दें जिससे ये क्लियर हो सके कि ये प्रॉपर्टी आपने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अर्जित नहीं करी। क्यों ना इस प्रॉपर्टी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग
प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें, तो ऐसा ना करें। आप ऐसा डॉक्यूमेंट दें जिससे ये साबित हो जाए, जिस डॉक्यूमेंट पे आपको यकीन है, आपको एविडेंस है, आपको भरोसा है, ऐसे डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस पेश करें कि क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दें। Where a notice specifies any property as being held by a person on behalf of any other person, a copy of such notice shall also be served upon such other person. ठीक है, where a notice specifies any property as being held by person on behalf of any other person. अगर मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी के ऊपर, ए के पास प्रॉपर्टी, ए के पोजीशन में जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ऐसा है कि वो उसने ए ने ये प्रॉपर्टी बी के लिए हेल्ड की हुई है, तो बी के ऊपर भी ये नोटिस सर्व होगा। एंड लास्ट लाइन, सिमिलर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन ऑल पर्सन्स व्हेन सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन। अगर वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप पे है, यानी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइंटली हेल्ड की हुई है, तो ऐसा नोटिस सबके पास जाएगा। अगर किसी के पोजेशन में प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी और के पास है, तो जिसके पास पोजेशन है उसको भी नोटिस जाएगा, और जो उसका मालिक है उसको भी नोटिस जाएगा। और अगर ज्वाइंटली प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनर्स हैं, तो सभी को वो नोटिस जाएगा कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करें, ऐसा एविडेंस पेश करें जिससे ये क्लियर हो सके आपने पैसा कहाँ से लिया है और जिस पे आप बिलीव करते हैं। ठीक है, तो शाबाश, ये सेक्शन 8 की आपने वर्डिंग देखी, मैंने आपको बताया, आप इसे पढ़िए, नोट करिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। सेक्शन 9 की हम शुरुआत करेंगे, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी। अब सेक्शन 8 में भी कॉन्फिस्केशन वर्ड का जिक्र आया है और सेक्शन 9 में भी कॉन्फिस्केशन का जिक्र आया है। तो कॉन्फिस्केशन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी कुर्क हुई है, जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो वो प्रॉपर्टी अब किसकी मानी जाएगी? कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेस्टिंग का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी, किसकी प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी। तो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट बेटा? ठीक है, आपका घर है तो प्रॉपर्टी ऑफ योर हाउस वेस्टेड इन द नेम ऑफ योर फादर। समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टेड? चंडीगढ़ में मेरा एक होटल है, तो मैं क्या बोलूंगा? द प्रॉपर्टी ऑफ दैट होटल वेस्टेड इन मी। सोनीपत में मेरी लैंड है, तो मैं क्या बोलता हूँ? द ओनरशिप ऑफ दिस एग्रीकल्चरल लैंड वेस्टेड इन मी, यानी आई एम द ओनर ऑफ दैट लैंड, आई एम द ओनर ऑफ दैट होटल, एंड योर फादर इज द ओनर ऑफ योर हाउस। क्यों है आपके फादर आपके घर के मालिक? क्योंकि जो आपके घर की ओनरशिप है वो आपके फादर के नाम है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है कॉन्फिस्केशन वर्ड का मतलब क्या है और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। यानी जो प्रॉपर्टी कुर्क होगी, जो प्रॉपर्टी जब्त होगी, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन माना जाएगा? ये बात आप समझ लीजिए कि उस प्रॉपर्टी का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, शाबाश। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, अगर डायरेक्टर ने या किसी अथॉरिटी ने कोई प्रॉपर्टी अटैच की थी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्यूज्ड पर्सन को एक नोटिस दिया, भाई तू ये बता ये प्रॉपर्टी तू लाया कहाँ से, और वो इस बात का सेटिस्फैक्टरली जवाब नहीं दे पाया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है सेक्शन 8 में कि वो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। ठीक है, और कॉन्फिस्केट करेगा तो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी? सेक्शन 9 ये कहता है कि वो दैट प्रॉपर्टी शैल बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, इनकम्बरेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, शाबाश, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सेक्शन 9 का जो ग्राउंड है वो आप समझिए। सेक्शन 6 हमने सीखा, सेक्शन 8 भी सीखा हमने, बीच में सेक्शन 7 हमने छोड़ा है, 6, 8, सेक्शन 9, और फिर सेक्शन 7 की बात हम करेंगे कि सेक्शन 7 को हमने क्यों छोड़ा है। तो पहले हम सेक्शन 9 की बात करेंगे यहाँ पर।
सेक्शन 9, शाबाश। 6 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये सब बातें हमने करी। सेक्शन 8 के अंदर हमने एडजुडिकेशन के बारे में सीखा, और सेक्शन 9 में हम वेस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड अंडर एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8 के में जो हमने पॉइंट पढ़ा, उसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू होम। सेक्शन 9 में हमने देखा कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या होगा अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी थर्ड पार्टी का राइट भी है, यानी इनकम्बरेंस क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए ए के पास ऐसी प्रॉपर्टी थी जो डायरेक्टर को शक था कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, तो डायरेक्टर ने उस प्रॉपर्टी को सीज करके एडजुडिकेशन अथॉरिटी को शिकायत कर दी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि हु कैन कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, हु कैन सीज द प्रॉपर्टी, हु कैन सीज द प्रॉपर्टी। सीज का प्रॉपर्टी का पावर किसी और के पास है, और कॉन्फिस्केट करने की पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है, ये बात भूलना मत। अब ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी? दैट प्रॉपर्टी शैल बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वो प्रॉपर्टी केंद्र सरकार से बिलोंग करेगी, केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी अगर केंद्र सरकार की है, वो काला धन वो केंद्र सरकार का है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टी ने लोन लिया हुआ था, ठीक है। अब उस पर्सन ने लोन ले रखा है, तो लोन किससे लिया हुआ है? एक्स का। अब एक्स तो बोनाफाइड आदमी है, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी पे लोन भी ले रखा है, तो क्या एक्स अपने उस राइट को उस प्रॉपर्टी के ऊपर एनफोर्स कर सकता है? सेक्शन 9 क्लियर वर्डिंग में क्या कह रहा है, आप सुन लीजिए, शाबाश। दोबारा से इस लाइन को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे सेंटेंस को आप देखिए कि सेक्शन 9 क्या कह रहा है। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन मेड, कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे कॉन्फिस्केशन यानी जब्त करने का, कुर्क करने का ऑर्डर पास हो चुका है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन द सच प्रॉपर्टी, टाइटल मतलब ओनरशिप, फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, यानी उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस नहीं माना जाएगा, यानी किसी भी पर्सन का राइट नहीं माना जाएगा। यानी काले धन से, मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, उस प्रॉपर्टी पर किसी का इनकम्बरेंस है, यानी किसी और पर्सन का राइट है, किसी और पर्सन ने उस प्रॉपर्टी पे लोन दिया हुआ है, तो उसको लोन फ्री माना जाएगा। फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस मतलब लोन फ्री, डेप्ट फ्री माना जाएगा। The adjudicating authority, after giving an opportunity of being heard to any other person interested in the property attached or seized, is of opinion that any encumbrance on the property or lease hold interest has been created with a view to defeat the provision of the Act, it may by order declare such encumbrance or lease hold interest to be void, and thereupon the property shall vest in the central government free from such encumbrances or leasehold। लेकिन उस पर्सन को सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा, और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डिफीट करने के लिए थर्ड पर्सन का जबरदस्ती राइट क्रिएट किया गया है, तो उस पर्सन को लेकिन सुनवाई का मौका तो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आर्बिट्रेरी डिसीजन, मन मर्जी से डिसीजन हो जाएगा और थर्ड पार्टी की बात भी नहीं सुनी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगेगा, आफ्टर देखो, पढ़ के देखो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी सुनवाई का मौका देने के बाद, ठीक है, इंटरेस्टेड इन द, और वो सुनवाई का मौका किसको मिलेगा? जिसका उस जो पर्सन उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, जिसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, अटैच्ड और सीज्ड, इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी इनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी और लीज होल्ड इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड विद द व्यू टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी उस प्रॉपर्टी पर जो थर्ड पर्सन के राइट हैं, वो राइट क्यों क्रिएट किए गए हैं? या तो वो बोनाफाइड राइट्स हो सकते हैं, तो बोनाफाइड राइट्स हैं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ पर उस पर्सन के फेवर में डिसीजन ले सकता है, क्योंकि क्योंकि कॉन्फिस्केट करने का जो डिसीजन है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का है। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए जबरदस्ती थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो उसको वो एनकम्बरेंस फ्री यानी लोन फ्री डिक्लेयर कर सकता है।
एंड जब ये लोन फ्री प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी, शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम such encumbrances or leasehold. However, this provision shall not discharge any person from any liability in respect of such encumbrances, which may be enforced against such person by a suit for damages. अब सेक्शन 9 का लास्ट पार्ट आपको समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। सेक्शन 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अथॉरिटी है उसको ये लगता है कि मिस्टर ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो लॉन्डर्ड फंड से ड्राइव्ड की गई है, तो इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली पहले तो सीज कर लिया, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसे कॉन्फिस्केट कर लिया, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को लोन दिया हुआ था। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई। अगर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई तो ये प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन मिस्टर एक्स का भी इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है। और क्या इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स ने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिस्टर ए को लोन दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने कैसे एक्वायर की है, लॉन्डर्ड फंड से एक्वायर की है, ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन लगा। और एडजुडिकेशन के दौरान सेक्शन 8 में जब एडजुडिकेशन चला तो मिस्टर ए इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उसने ये प्रॉपर्टी एक लॉफुल सोर्स से अर्जित की है। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैंने तो प्रॉपर्टी के ऊपर एक्स से लोन लिया गया है। जब एक्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, अब एक्स के राइट्स का क्या होगा। मिस्टर ए कहता है भाई देख, जिस प्रॉपर्टी को मैंने कोलेटरल रखा था, सिक्योरिटी दिया था, वो प्रॉपर्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के ले गई, अब मैं तेरे को लोन कहाँ से वापस करूं। तो क्या मिस्टर ए ने जो परफॉर्मेंस देनी है, यानी जो पैसा वापस करना है मिस्टर एक्स को, क्या ये एक्सक्यूज कर सकता है मिस्टर ए कि प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के ले गई? कहते आंसर है कि नहीं कर सकता। मिस्टर एक्स तो सिविल केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये एक्स का राइट है। और एक्स अपने इस राइट को ए के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है। ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि मेरी प्रॉपर्टी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया है। तो यही सेक्शन 9 की लास्ट में हमने पढ़ा। हावेवर दिस प्रोविजन शैल नॉट डिस्चार्ज एनी पर्सन फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एनकम्बरेंसेस, यानी अगर कोई लॉन्डर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, मनी लॉन्डर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्बरेंस क्रिएट हुआ है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उस इनकम्बरेंस की उस थर्ड पर्सन के राइट को एंटरटेन नहीं किया, तो उस पर्सन का क्या राइट खत्म हो गया उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है। नहीं कहते कि राइट खत्म नहीं हुआ, अब वो उस पे डैमेजेस के लिए, नुकसान की भरपाई करने के लिए केस अलग से कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उठा के ले गई, ये एक अलग मुद्दा है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो एक्यूज्ड के ऊपर केस करेगी कोर्ट में और अपने नुकसान की भरपाई करवा सकती है। तो सेक्शन 8, सेक्शन 6, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमने यहाँ पर ये सारे बातें आज की क्लास में सीखी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर रह गया है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पहले करिए, कॉल बाद में करिए। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।